बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमने करना है। हमारे मेहमान आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमारी टॉप स्टोरीज से होगा। पहली खबर, मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, शहर में 14 घंटे बाद बिजली बहाली का सिलसिला शुरू। तख्ते पंजाब के निगरान सैयद मोहसिन नकवी का सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार। साबिक वज़रा से घर खाली कराने और गाड़ियां वापस लेने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत के लिए हिदायत जारी कर दी। और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के बड़े फैसले, पंजाब में सिविल और पुलिस इंतजामिया में तब्दीलियां। खबरें आप जान चुके हैं, इन खबरों की डिटेल्स की तरफ हमने चलना है। पहली खबर हमारे पास है जी, शहर में बिजली के ब्रेकडाउन के हवाले से, और खबरें अभी ये मौसूल हो रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी बिजली बंद है और सुबह ही से ये बंदिश का सिलसिला जारी है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जी, इमरान यूनुस और राव दिलशाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, कल मामूलाते ज़िंदगी लोगों के हुए बुरी तरह से मुतासिर। इमरान भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आप बाहर गए, क्या क्या चीज़ें आपने देखी हैं, क्या एक्सपीरियंस किया? देखिए जी, पहले तो शहरियों के हवाले से अगर हम बात करें तो निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर जो है वो रह गया था, और तमाम तर उनकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी। और आप यकीन जानें, स्पेशली अगर हम बात करें कि शहर में जहाँ जहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए थे, आप यकीन जानें वहाँ पर शहरियों की तवील कतारें जो हैं वो देखने में सामने है। और कई जगह तो ऐसा था कि कुछ लोगों ने ख़ुद से जनरेटर लगाकर उनको चलाने की कोशिश की, और वहाँ पर भी शहरियों को मैंने लड़ते झगड़ते देखा पानी के हसूल के लिए। और सूरत हाल उसके बाद अगर हम आ जाएँ शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल, तो बदतरीन ट्रैफिक कल जो है वो देखने में सामने आई है। इत्तफाकन कल हॉस्पिटल जाना हुआ, और हॉस्पिटल पूरे के पूरे जनरेटर पे चल रहे हैं। जो ऑपरेशन है अब वो तो नहीं रुक सकते हैं ना, मतलब आप उस पर आप किसी भी तरह से इमरजेंसी में भी उस तरह ही काम चल रहा है। और कल हैरानगी वाली बात ये थी कि पहली बार ऐसे हुआ है कि मैंने खुद देखा है कि मार्केट्स जो हैं वो वक्त से पहले बंद हो गई, तो क्योंकि लोगों के जनरेटर जो हैं वो वैसे ही, लोग डीजल और पेट्रोल जो है वो आगे ही इतना महंगा है, लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई जो है वो वैसे ही इतने इस नहज पर पहुंची हुई है कि लोग जो है वो वाकई ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके बाद वैसे भी शॉपिंग के लिए मेरे ख्याल से मुश्किल से लोग घरों से निकले होंगे। लोग तो दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरीके से बिजली जो है वो बहाल हो जाए। जो एलिमेंट जो एक मेंटली आपको सुकून भी देता रहा, लेकिन जाहिर अब ज़रूरत है वो कम्युनिकेशन जो कल डिस्टर्ब रही है पूरे शहर में। उसमें सुकून क्या, उसमें परेशानी लाहक हो गई। उसमें ये था कि जाहिर है सारा आपका जो नेटवर्क है वो जैम हो गया। लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा कि अब दुनिया आइज़ रिफ्लेक्सेस के साथ अपनी म्यूनसिपल सर्विसेज को लेते जा रही है। जो आपकी सर्विसेज हैं वो आइज़ रिफ्लेक्सेस के साथ चलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ आज भी हम वो तालियां बजाते हैं, आ गई बिजली, आ गई बत्ती, आ गई। वो आज भी तालियां छोड़े, आज हमारी कल तो आवाम तो ये कह रही थी कि जी IMF की किस्त नहीं दी, वो मीटर उतार के ले गए। और देखिए हमने पाकिस्तान का मीटर उतार के ले गए। सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली कल जो आपको पता है जाकरीन की एक बड़ी तादाद है जो बैठ जाती है सोशल मीडिया पर, और तरह तरह के कमेंट्स भी होते हैं। लेकिन इसकी बाकायदा जो तहकीकात हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। और जिस पूरा दिन एक तरह से बिजली बंद होना, आपका बिजनेस, आपका स्कूलिंग, आपका दफ्तरी शादियों की तकरीबात, पीने का पानी नायाब हुआ, बूंद बूंद को लोग तरस गए। ऑब्वियसली सारा कुछ आपका जो अटैच्ड है वो बराह रास्त इलेक्ट्रिसिटी के साथ है, और इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं होगी तो उसमें फिर किस तरह से मुमकिन है कि मामलात आगे बढ़ सकें। अब इसमें अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल जो हमें जो एक बयान उनकी तरफ से जो टिकट्स मौसूल हुए, और उसमें बड़ा सख्त नोटिस लिया है। अब देखते हैं कि ये सख्त नोटिस जो है वो राव साहब सख्त नोटिस जो है वो सिर्फ लफाजियत तक रहता है या आगे भी बढ़ता है? लोगों को सिर्फ ये लग रहा है कि जी लाइट गई, हमारा निज़ाम ज़िंदगी रुक गया, ठीक है, लोगों को बस ये लगता है। लेकिन इसके पीछे अगर आप मुहर्रकात इसके देखें ना, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में भी ऐसे ही बिजली जो है वो 10 से 12 घंटे जो है वो बंद हुई थी, अब भी ऐसे बंद हुई। अब लोगों को सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जी बिजली बंद हुई, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो गया। नहीं, अब आप देखिए इसका मुल्क की मईशत पे क्या असर पड़ेगा।
14 घंटे 15 घंटे लाइट बंद हुई, आपकी तमाम इंडस्ट्री बंद हो गई, आपके कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद हो गए, मुल्क में जो प्रोडक्शन है फैक्ट्रियों की वो बंद हो गई। सिर्फ एक रोज में उसके बाद जो 15 घंटे में आपको बिल आता है, करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, बिल हासिल होता है आपको, वो भी बंद हो गया। और उल्टा आपने जो है वो सिस्टम की खराबी पर भी पैसे लगेंगे, फिर पेट्रोल डीजल से जो मशीनरी आपने चलनी है वो भी अच्छा, अब सवाल पे लंबी लाइनें सवाल ये, हाँ लिटरली वो भी था। अब सवाल ये पैदा होता है ना, जो आपने ऊपर हेड्स बिठाए हुए हैं लेस्को में या नेशनल पावर ग्रिड में, जिनकी लाखों रुपया तनख्वाह है, किस लिए बिठाए हुए हैं? प्लानिंग के तहत बैठाए हुए हैं ना। यहाँ पर तो देखे, इनको क्या मैंने भारी भरकम जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? मैंने अगर गाड़ी रखी है, आपने रखी है, राव ने रखी है, तो हमें पता होगा कि हमारी गाड़ी में इतने दिन बाद कचरा आ सकता है या खराबी पैदा करें, हम उसको ठीक करेंगे। तो ये भाई किस लिए बैठे हुए हैं? अवाम के पैसे से बैठे हुए हैं ना, तनख्वाहें ले रहे हैं। आपने इमरान भाई हमें ज्वाइन किया है तो उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक जी, आप सुनाएं। मुझे नहीं लगता कि आप ठीक होंगे, क्योंकि कल 4-5 फोन तो मैंने आपको कर दिए, इसी तरह से आपको कल जितने लोगों के फोन आए होंगे आप तो परेशान होंगे। लेकिन अब सितम कल ये इनके है, दावे भी झूठे साबित हुए वैसे कि फैसला कर लिया गया और फैसले के बाद भी 6 घंटे बिजली नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सितम ये है कि अभी भी मुख्तलिफ इलाकों से खबर ये मौसूल हो रही है कि लाइट सुबह से बंद है। क्या अभी भी ये वही वाला ब्रेकडाउन चल रहा है? देखें, पहले तो ये बात है कि मैं सोशल आदमी हूँ, सिर्फ आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की और उनको मैंने जवाब भी दिया। दूसरा जो राव दिलशाद साहब बात कर रहे हैं, शायद उन्हीं की आवाज मुझे लग रही थी। सबसे पहले बिजली इनके इलाके में बहाल हुई है, लेकिन आज मुझे कहें कि नहीं हुई तो मेरे ख्याल में लॉरियों को इनको पकड़ना चाहिए कि इनके इलाके में पहले क्यों बिजली बहाल हुई है। अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं कि देखें, एक बड़ा सिस्टम था, उसमें ब्रेक डाउन हुई। विफाकी वजीर साहब कह रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है बच गया, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आया, कहीं पर फ्रीक्वेंसी डाउन हुई है। भाई बेसिकली फ्रीक्वेंसी डाउन हुई क्यों है, इसकी जिम्मेदारी आपने किसी चीज पर आयद करनी है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, जिसके पास आपके पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, वो फ्रीक्वेंसी बराह रास्त मॉनिटर कर रहा होता है। फ्रीक्वेंसी कब डाउन होती है? जब आपकी तलब जो है वो ज्यादा हो और उसके बाद रसद कम हो, यानी कि शॉर्टफॉल हो, तलब और रसद में फर्क आ रहा हो, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू होती है। 50 हर्ट्ज पे चल रही होती है, 48 तक आपके पास मार्जिन होता है, आप सिस्टम को खींचते हैं, ग्रिड सिस्टम निकालते हैं, पूरी डिस्कोस का 5 सिस्टम को बचाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ सिस्टम को बैठने दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी तश्कील की है वो। अब ये तो एक साइड पे, अब इससे घरेलू सार्फिन को या आम जो सार्फिन है उनको क्या मुश्किल हुई? 14-15 घंटे तक मुसलसल बिजली बंद रही और उसके बाद साहब अब वो तो छोड़ दें, अब आगे जो तकलीफ है उसके बारे में बता दें। क्या अभी भी मसला हल नहीं हुआ? हल किया है, 12 घंटे का लोड शेडिंग शेड्यूल जारी किया है कि हर घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग होगी। 900 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, अभी सुबह के औकात में है। अब दोपहर में देखिएगा जब मार्केट्स ओपन होंगी तो यही लोड बढ़ेगा। 2500 डिमांड है लेस्को की इस वक्त, ये 3000 तक जाएगी अगर, और जो लग रहा है कि एनपीसीसी से जो कोटा मिला हुआ है इसमें इजाफा नहीं होगा क्योंकि जनरेशन नहीं हमारे पास। और यही शॉर्टफॉल जब 1500 मेगावाट पर जब जाएगा तो 12 घंटे वाली लोड शेडिंग का दुरानिया फिर 16 घंटे में चला जाएगा। तो आज इसी तरह सूरत हाल रहेगी कि आज भी लोगों को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। मार्केट्स की बात कर लें, डोमेस्टिक सेक्टर, सेंट्रिक सेक्टर, जिसकी भी बात करें, तमाम में आज के हालात इसी तरह रहेंगे। उसके बाद देखें, कोयला का जो पावर हाउस है आज हो सकता है रात में वापस आ जाए, न्यूक्लियर पावर हाउसेज जो हैं वो भी हो सकता है आज रात में वापस आ जाए। अगर वो वापस आते हैं तो शायद कुछ हालात बेहतर हो जाए, लेकिन इस वक्त हमें 4 से 5,000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। 4 से 5,000 मेगावाट जो है वो शॉर्टफॉल का सामने। शाहिद सिप्रा साहब, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया कि हर 1 घंटे बाद 1 घंटा आज तो लोड शेडिंग पक्की होगी। सो आप लोग ज़रूर अपनी परेशानी से बचने के लिए कुछ पानी के टैंक इस्तेमाल जो है वो कम करें और इस चीज़ को देखें, क्योंकि आप वाज़े तौर पे अभी क्योंकि सिस्टम में जो ख़राबी है उसको मुकम्मल तौर पे दूर नहीं किया गया, तो इसके लिए अब क्या हिकमत अमली अपनाई गई है कि 1 घंटे बाद लोड शेडिंग की जाएगी। आज यानी आज पूरा दिन 1 घंटा लाइट आनी और 1 घंटा लोड शेडिंग रहेगी। सो एहतियात कीजिए ताकि आप लोग परेशानी से बच सके। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तख्ते पंजाब के निगरान सैयद मोहसिन रजा नकवी का सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार। अब मुझे तो नाम लेना ही इतना अजीब लग रहा है, यकीन माने वो बार बार मुंह से सर या बॉस ही निकल रहा है।
क्या कहना चाहेंगे इमरान भाई? देखिए जी, निगरान वज़ीर आला के हवाले से अगर बात करें, ये वो तमाम काम करने जा रहे हैं जो उन हुकूमतों को करने चाहिए जो इक़्तिदार में आने से पहले आवाम से वादे करती हैं और अपने दावे करते हैं, और वो काम ये करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को आप देखें, तहरीक इंसाफ ने भी यही कहा था, इमरान खान ने भी यही कहा था कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, लेकिन कहाँ गए? सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के हवाले से अगर बात करें, इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है ना, वैसे तो सोशल मीडिया जो है ना वो इनकी ज़िंदगी की तरक्की के हवाले से और इनकी सादगी के हवाले से भरा पड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग इनके साथ काम करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे तो 15 साल हो गए हैं इनके साथ काम करते हुए ना, हमने इनको हमेशा डाउन टू अर्थ देखा है। हमें पता है कि इन्होंने कैसे तरक्की की। इनकी ज़िंदगी के ना दो चीज़ें हमेशा मैंने जो मेरे मुताबिक रही हैं, एक मेहनत और दूसरा काम। इन्होंने बस करते रहना, मेहनत करती रहना है, काम करते रहना है और सूरत हाल। अच्छा, दूसरी बात, एक और ख़ास बात यह है कि अपने इदारे में इनकी शख्सियत जो है वो ऐसी है कि एडिटर से लेके जो सिक्योरिटी गार्ड तक है ना, उनके साथ ये एक जैसे हैं। यानी अगर खाना खाने बैठे हुए हैं तो इन्होंने नहीं देखना कि यार वो कोई मुलाजिम है, वो कोई गार्ड है या कोई एडिटर है, इन्होंने उसके साथ बैठ के खाना खाना है। और रिसेंटली मुख्तलिफ लोगों ने, हम ये नहीं कह रहे कि हमने किया, मुख्तलिफ लोगों ने इनकी वो वीडियोस भी वायरल की कि ये एयरपोर्ट पे ज़मीन पे लेटे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फ्लाइट जो है वो अनाउंस होगी और हम जाएंगे। तो बात इस तरह ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है, इनकी ज़िंदगी बहुत सादा रही है हमेशा से, और जो इन्होंने प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया ये बहुत अच्छी बात की है। नॉर्मली जो निगरान वज़ीर आला, प्रोटोकॉल बल्कि सरकारी पेट्रोल का जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला जब आता है ना, हमेशा वो उसे पता होता है कि वो थोड़ी देर के लिए आया है, वो बोझ नहीं बनता, और ये वही काम जो है इन्होंने ये किया और बड़ी अच्छी रिवायत ये कायम कर रहे हैं आने वालों के लिए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर हम ये देखें और कि आप और मैं हूं, हम तो यही कहेंगे ना कि जी हमें जो है वो वज़ीर आलाशिप मिल गई है तो हमें ये करना चाहिए, लेकिन इनकी अगर बात, इनमें ना भूख नहीं है, इस शख्स में भूख नहीं है, और यही बात जो है वो अब करने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी रिवायत सेट करने जा रहे हैं मुस्तकबिल के लिए। मकसद आपका इकट्ठा करना ना हो, आवाम के लिए डिलीवर करना हो, फिर आप इसी तरह के डिसीजन लेते हैं। अब देखिए, जो एक वज़ीर आला को करना चाहिए, किफ़ायत इशारी के हवाले से हमने कितनी गुफ्तगू सुनी प्रीवियस गवर्नमेंट से, लेकिन जो वज़ीर आला साहब थे उनका पार्टी का दफ्तर CM हाउस डिक्लेयर था, उनका घर CM हाउस डिक्लेयर था, CM सेक्रेटेरिएट अलग से था, उसके अलावा उनके बरखुरदार जहाँ पे जाते थे वो भी सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं, और ऐसे तो नहीं प्राइवेट जेट्स में स्पेन की तरफ जाते। तो सरकारी वसाइल के हवाले से जो पाई का अमीन होता है बुनियादी तौर पर जो भी वज़ीर आला बनता है, लेकिन उसमें आपको आपके कंडक्ट क्या है उससे आपने साबित करना है कि आपने वाकई सरकारी ख़जाने पर आप बोझ नहीं बने। अब किचन जो इस वज़ीर आला का जो किचन है उसका आपको याद है कि एंटरटेनमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए थे। चलें, आप ये करोड़ों रुपए तो बचा सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब 6 माह तक, तकरीबन 6 माह तक गवर्नमेंट रही है ये वाली, इसका एंटरटेनमेंट का बजट निकालें तो आपको अंदाजा होगा कि क्या है। अब वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को पता था कि मैं कुछ अरसे के लिए आया हूं। एग्जैक्टली, देखे ना उन्होंने कैसे पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया। देखिए, ये बेदरेग इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के नाम पे फिर फ्यूल, फिर सिक्योरिटी, कैवलकेड, और फिर आप जो लोगों को अजियत में मुब्तला करते हैं सिग्नल्स बंद करके, जीरो रूट लेकर, और जीरो रूट आप जो रवायत है वो 25 से 35 मिनट का जीरो रूट आमतौर पर वज़ीर आला लेते रहे हैं। मैंने कवर किया है वज़ीर आला पंजाब को, मैंने मुख्तलिफ वफाकी वज़रा को और गवर्नर को मैं कवर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अब ये रिड्यूस होकर 15 मिनट पर ज़रूर आया है, लेकिन क्यों 15 मिनट में मुख्तलिफ चौक चौराहों में एम्बुलेंसेस को खड़ा होना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, और आपके तमाम जो चौराहे हैं, जो बड़ी सड़कें हैं, वो इसी वजह से घंटों चौक रहती हैं कि साहब बहादुर जो है वो गुजर रहे हैं। तो ये एक यकीनन एक बहुत अच्छी रवायत है और बड़ी ज़बरदस्त ये लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छी गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो आप अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। आपके पास जो अपनी जेब से प्रोटोकॉल है वो आपके पास ज़्यादा बेहतर है सरकारी से, तो आप उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी बुरी नहीं है, इससे आप एक मिसाल कायम कर सकते हैं किचन के एक्सपेंडिचर्स बियर करके, और साथ में फ्यूल की मद में एम्बुलेंसेस भी चल रही हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी चल रही है, और सिक्योरिटी का अमला भी बेशुमार है।
और आप इसको जिस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं अपना किरदार तो अदा करें ना। देखिए कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में है, लेकिन मजाल है हम प्रोटोकॉल को कम कर सकें, ये है मामला की बात है। हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना उनमें एहसास जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मुल्क को कौम का ख्याल हो ना तो फिर लोग ऐसे ही डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही फैसले करते हैं अपनी जात के लिए भी और अवाम के लिए भी, जैसे ये निगरान वजीर आला कर रहे हैं। अपनी अवाम के लिए रखना है तो आप और अपने लिए जब सियासतदान जब आते हैं सियासत में वो क्या करते हैं कि जी हमने 15-20 करोड़ अगर अपने इलेक्शन पे लगाया है तो हमने वो कमाना भी और वो करते हैं। इसी तरह से ये सिर्फ वजीर आला पंजाब को नहीं चाहिए कि वो अपनी जेब से, ये जो वज़रा बने उनको भी सरकारी गाड़ियां को तो आप छोड़ देना, उनको भी सरकारी गाड़ियां नहीं मिलनी चाहिए। फिर बात करते हैं। देखिए चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरू तो करें, आपने शुरू कर दिया ना और उम्मीद है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आएगा। तमाम चीजें राइट ट्रैक पर जाती नजर आएंगी। कैबिनेट का साइज वजीर आजम साहब की जानिब से मोहसिन रजा नकवी साहब को निगरान वजीर आला बनने पर मुबारकबाद दी गई है, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं जी, वजीर आला बनने पर वकला बिरादरी की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई है। फीडबैक कैसा फील्ड में मिल रहा है लोगों का? देखें जी, फीडबैक मैं देता हूं, लेकिन पहले मैं ये बात बता दूं कि इस मुल्क में जितनी सियासी जमातें हैं जिनकी मेरे ख्याल से कोई 15-18 के करीब तो वो जमातें हैं जो वेल नाउन है। उन तमाम जमातों के जो सरबराह हैं वो इनकी शख्सियत से अच्छे से वाकिफ हैं और भी हैं। जी बिल्कुल ऐसा। आप चाहे तनकीद कर रहे हैं किसी तनकीद तो वो किसी तनकीद तो वो इस बात पे कर रहे हैं ना, सक्सेस स्टोरी है, डूअर है, डिलीवर किया है अपनी फील्ड में। ख्वा आप उनकी रिपोर्टिंग से देख लें। तनकीद तो वो लोग जिनकी आप बात कर रही हैं, तनकीद तो वो लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि यार ये बंदा आ गया, इसने हमें ना कोई गड़बड़ नहीं करने देनी और इस बंदे ने करने भी नहीं देनी। दो ज़मान पार्क में बैठा एक ऐसा शख्स जो कि रोज सोशल मीडिया पे, भाई नाम ले लो ना, क्या यार एक शख्स नाम ले लो, उसका क्या है। दो ज़मान पार्क में बैठा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। अब उनका शुरू हुआ कि मेरी हुकूमत फलाने गिराई। अब उन्होंने कल जो किया कि मेरी तो हुकूमत गिराने वाला बंदा ही सिर्फ एक निगरान वज़ीर आला। अच्छा बात इस तरह है, हर बात आपको 8 महीने बाद समझ आती है। देखें ये वो शख्स कह रहा है, मैंने उसको 11 साल कवर किया उसकी जमात को। ये वो शख्स है जो लिटरली मुझे भी कहता था यार मोहसिन साहब से मिलना है, जरा को टाइम उनसे मैनेज करो, आना बात करनी, उनकी तारीफ करनी। और वही शख्स जो अब ये कह रहा है कि भाई मैं निगरान वज़ीर आला बनाऊं, मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, मैं फ्यूल अपना यूज करूंगा। और इसके बारे में बात हो रही है, खुद उसका कंडक्ट देख इन्हीं का धरना लालक जान चौक में 12 बजे भी हम रात कवर कर रहे हैं, 1 बजे भी कर रहे हैं, सुबह 8 बजे भी कवर कर रहे हैं। एक चौक में नहीं, तब यही मोहसिन रजा नकवी साहब थे। एक चौक में नहीं, जगह पर तब यही मोहसिन रजा नकवी साहब थे ना। एग्जैक्टली यही थे। और हमारे वो एयर टाइम निकाल के देख ले, सारी जमातों से ज्यादा होगा। देखिए ना तहरीक इंसाफ को मसला सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब से इसलिए मसला है कि इनका नाम जो है वो अपोजिशन की जमातों ने दिया। बस मसला ये है। देखिए मैं ना मानूं वो जो जिद और अना है ना। जब हसन अस्करी साहब का नाम था वो भी तो अपोजिशन ने दिया था, वो भी तो इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस किया था। नजम सेठी की बार भी इन्होंने यही हरकत की। नजम सेठी की मरतबा तो अपोजिशन ने नाम दिया और इत्तेफाक हो गया हुकूमत का, और राजा रियाज ने शहबाज शरीफ को नाम दिया, उस पर इत्तेफाक हो गया। अब आपने नाम देते वक्त ही आपको जो कैलकुलेशन थी, एक ऐसा शरीफुल नफ्स शख्स नासिर सईद खोसा जिसका आपने नाम दिया, उसको जिस तरह से आपने पिछली मरतबा उनको रसवा किया, उनकी शोहरत को डैमेज किया, और आपको ये भी नहीं, इतनी शर्म भी नहीं आई कि इस बंदे की तो हमने पहले अच्छी खासी जो बेइज्जती कर चुके हुए हैं, बेइज्जत कर चुके हुए हैं, तो फिर उसी का नाम दे रहे हैं। और वो उन्होंने वाइजली ये डिसीजन लिया कि मैं यूटर्न लेने के बाहर रहना भूल जाते हैं। तरीके साहब ने तो लिटरली मजाक वाली बात कराते रहे। इनसे बस एक ही बात पूछें कि कहाँ है 50 लाख घर और कहाँ है 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां। इनसे सिर्फ ये पूछते रहे। तहरीक साहब ने नाम वो दिए, एक वो उस बंदे का नाम दिया जो कहता इनसे सिर्फ ये पूछा ही नहीं। एक उसका नाम दिया जो ड्यूल नेशनैलिटी पे। कितनी मरतबा वज़ीर आज़म साइकिल, इनसे ये पूछेगा कितनी मरतबा वज़ीर आज़म साइकिल पर गया। मिसालें ये देते हैं कि जी बेल्ट नहीं पहनी थी एक यूके के वजीर ने और उसका चलान हो गया, ये होता है इखलाकी। भाई आपने कौन सी इखलाकियात सेट की हैं? बदतमीजों का एक टोला आपने बिठा दिया है सोशल मीडिया की शक्ल में, पेड सरकारी खर्चे से पेड।
का। केपी की गवर्नमेंट पेड कर रही है। अरसलान बेटा साहब को आपने इधर बिठा दिया, वो सरकारी खजाने से पेड करवा रहे हैं। उसके बाद आप अपनी आपकी गालम गलूच ब्रिगेड मौजूद है, और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जहां तक पंजाब की बात है, अब हालात बेहतर होने वाले हैं, सूरत हाल आपके सामने बेहतर है, आगाज बहुत अच्छा हो चुका है और इंशाल्लाह तमाम चीजें बहुत अच्छे अंदाज में चलेंगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा। जो असल मकसद है, लोगों की परेशानी इंशाल्लाह कम होगी, क्योंकि अब वाकई आपको काम होता हर तरफ नजर आएगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सो अब जिन्होंने बोरिया बिस्तरा समेटना, उनकी बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत के लिए हिदायत जारी की हैं। साबिक वज़रा से घर खाली कराने और गाड़ियां वापस लेने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ट्रेंड तो ये है कि बड़े आराम से जब दिल करता है तब वापस गाड़ियां की जाती हैं। और इनका कायद इनको इखलाकियात का दर्स देता है। कहता है कि सीट बेल्ट ना पहनने पे यूके के वजीर के खिलाफ जो उनका चलान काटा गया, ये इखलाकियात का दर्स देता है 3-3 घंटे। और ख़ुद इनकी हालत ये है कि काबीना ख़त्म होने के बावजूद हलकों में सरकारी गाड़ियों में ये वज़रा घूमते फिरते देखे गए हैं। फुटेजेस मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर अपने बाप का माल समझकर ये इस्तेमाल करते रहे हैं। दूसरी तरफ आए, अभी तक इन्होंने घर खाली नहीं किए और इनकी जो लंबी ज़ुबानें हैं वो आप ज़मान पार के बाद खुलती हुई भी रोज़ देखते हैं। कोई ना कोई जो है वो गुफ्तगू कर रहा होता है और उसमें ये इखलाकियात की बात करते हैं, ये गुड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसमें बड़ा दर्स देते हैं। लेकिन अपने घर को देखें, यानी वो क्या कहा करती थी सबका जो मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियाती फ़िरदौस आयशा कवान साहिबा, कि पहले अपनी मंजी के नीचे तो डांग फेर लें, अपना तो देख लें। अब आपकी सियासी बसीरत ये है कि आपको उनकी तरफ अगर आप गोल नहीं कर सके, आपने अपनी तरफ ही कर लिया है। सियासी बसीरत तो आपकी ये है। दूसरी जानिब आए इनके घरों की जानिब, तो तमाम जो वज़रा, ना सिर्फ वज़रा बल्कि उनके बच्चे सरकारी घरों में आपको देखे जा सकते हैं। कुछ ने खाली ज़रूर किए होंगे, लेकिन अक्सरियत अभी भी ढीठ पने का शिकार है और सरकारी गाड़ियां वापस करने से अभी भी गुरेजा हैं। क्या जाके इसे खींच के वापस लेके आई जाएगी? इखलाकी तकाजा तो ये है कि जिस दिन आप की काबीना डी नोटिफाई हुई, जिस दिन कैबिनेट डी नोटिफाई हुई, उसी दिन आपको ये गाड़ियां और जो ड्राइवर्स हैं, जो सरकारी अमला आपके साथ लगा है, ये वापस आना चाहिए। लेकिन ना तो आप गाड़ियां दे रहे हैं, ना आप उसी तरह से सरकारी फ्यूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दर्स आप देते हैं इखलाकियात का। अब आगे आ जाएं, तकरीबन 60 से ज़ायद ऐसी कंपनीज़ और अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लाहौर पार्किंग कंपनी, कैटल मैनेजमेंट कंपनी, इनके बोर्ड्स में सरकारी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो मैं बीट्स करता हूँ उनके, मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी लोग उसमें इनके जो पार्टी के लोग हैं वो चेयरमैन बनाए गए हैं और चेयरमैन हजरात उसी तरह से ढीठों की तरह जो विराजमान है अभी तक अपनी नशिस्तों पर, और बिल्कुल वहाँ पे कोई इखलाकियात नज़र नहीं आती कि हुकूमत ख़त्म हुई और ये भी जाएं। और उसमें मैं समझता हूँ कि SNGAD और महकमा बल्दियात की कोताही भी है। क्यों अभी तक महकमा बल्दियात ने तमाम जो बोर्ड्स हैं जिसमें जो सफारशी सियासी लोग मौजूद हैं, इंतहाई नाअहल और मुफाद प्रस्त लोग मौजूद हैं, वो उनको क्यों डी नोटिफाई अभी तक नहीं किया गया? ख्वाह आप देख लें जो मॉडल बाज़ार जो बोर्ड है उसको देख लें, वहाँ पे मंडियों में सियासी लोगों की भर्तियाँ हैं। खैर मोहम्मद खान भट्टी से जो प्रोटोकॉल वापस लिया गया, मेरे ख्याल से आप फील कर रहे होंगे वो, क्योंकि उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। वो तो ज़रूरी था, जो अन्नी उन्होंने मचाई है वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करते थे। गुजरात में जितना फंड्स गया वो उसमें इनका ना बहुत बड़ा किरदार रहा। अच्छा, अगर हम बात करें वज़रा की, देखें आइन और कानून के मुताबिक जब वज़रा डी नोटिफाई हो जाते हैं उनके बाद तो उन्हें गाड़ियाँ और रिहाइश जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। उसके बाद अगर वो दरख्वास्त दे दें कुछ दिन की, तो कुछ अयाम की उन्हें रिलैक्सेशन जो है वो दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर ना एक रवायत है कि वज़रा जो है ना वो ना गाड़ियाँ छोड़ते हैं और ना ही रिहाइशें जो है ना वो खाली करते हैं।
और इखलाकियात की बात, इखलाकियात तो यही कहती हैं कि भाई आप छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर देखें कि एक वजीर आला जो है, निगरान वजीर आला, वो आके कह रहा है मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, मैं फ्यूल अपना यूज करूंगा, अपनी गाड़ियां भी अपनी यूज कर रहे हैं, जो कि अभी तक मीडिया पे ये बात नहीं आई कि निगरान वजीर आला गाड़ियां भी अपनी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो निगरान वजीर आला ये कर रहा है, दूसरी तरफ आप बेशरम बनकर बैठे हुए हैं कि आप अभी तक सरकारी गाड़ियां और सरकारी रिहाइश जो है वो खत्म ही नहीं कर पाए। अच्छा, अगर बात यहाँ पर हो ना आपकी, मेरी या राव साहब की, हमें अगर सरकारी ओहदा मिला और सरकारी गाड़ी मिली हो ना, हम गाड़ी वापस करते हुए ये सोचेंगे कि यार ठीक है गाड़ी हमने वापस कर दिया, वापस हमने ऑटो पे जाना है। लेकिन ये वो हड हराम लोग हैं जो कि करोड़ों अरबों हैं, करोड़ों अरबों हैं, और इनके घरों में दर्जनों गाड़ियां मौजूद हैं, इनके घरों में दर्जनों गाड़ियां मौजूद हैं। इमरान साहब, चेयरमैन LWMC अच्छा खासा अल्लाह ने नवाजा हुआ है, लेकिन मजाल है कि इखलाकी जरूरत हो के नियत ना भरी हुई, सर नियत भरी। मेरे पास टाइम कम है, मुझे ये वाली खबर भी ऐड करने दे। जाहिद जमान चीफ सेक्रेटरी, उस्मान अनवर IG, बिलाल सदीक अमियाना CCPO तैनात हुए हैं। तो बड़े नाम हैं और हमने इनको माजी में अच्छी तरह डिलीवर करते भी देखा है। अब आगे क्या करे? देखें, इन शख्सियात के बारे में आप बात करें ना, हुकूमत और अपोजिशन, कोई भी ऐसा बंदा, एक भी मुझे बंदा निकाल के दिखा दे जिसने एक धेले की करप्शन इन पे साबित की हो। ये वो शख्सियात हैं जिनका माजी गवाह है कि इन्होंने हमेशा मेरिट पर फैसले किए हैं, कभी कोई ज्यादती नहीं की। और अब ये जब लोग आ गए हैं तो अब मेरे ख्याल से अपोजिशन और हुकूमत दोनों को इन पे इत्तफाक करना चाहिए। स्पेशली अगर बात करें तहरीक इंसाफ की, जो चीखती है, निगरान वज़ीर आला ने अगर ये डिसीजन लिया तो ये सिर्फ इसीलिए लिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कराए जाएं, और जो बाकी जो हुकूमत जो अब अपोजिशन बन गई है, साबिक हुकूमत जो अब अपोजिशन बन गई है, वो भी इनके नाम पर इनको देख ले कि इनका नाम, लेकिन उन्होंने शुरू कर दी है ना कैंपेन के पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स लगाए जा रहे हैं, यानी हर बात पे एतराज, हर बात पे एतराज ना करें। तहरीक इंसाफ तो ये कहती है जो डिसीजन वो लें वो राइट है, जो कोई दूसरा ले ले वो गलत है। IG पंजाब का अगर आप थ्रू आउट कैरियर देख लें तो आपको समझ आ जाएगी, डायरेक्टर FIA उन्होंने डिलीवर किया, काम किया, जाहिद अख्तर जमान DG LDA रहे, लाहौर में मुख्तलिफ पोस्ट पर तैनात रहे, इसके अलावा SMBR थे अभी, और SMBR इनकी हुकूमत ने तैनात किया। तैनात तो हमजा शहबाज की हुकूमत ने किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू किया। ऑब्वियसली आदमी है, ये बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन आदमी हैं, और मेरे ख्याल से अब तहरीक इंसाफ को ना होश के नाखुन लेने चाहिए और सब्र करना चाहिए कि यार ये वो शख्सियात हैं जिन पे एक धेले की करप्शन अभी तक साबित नहीं हुई। और CCPO लाहौर के हवाले से आपने जो जितना कंट्रोवर्शियल डोगर साहब थे, वो डोगर साहब कम और जमान पार्क के चौकीदार ज्यादा थे, यानी उनकी जिम्मेदारी तो लाहौरियों को बचाना था डाकुओं से, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक डाकू को बचा के बिल्कुल आपने सही कहा। हम उम्मीद करते हैं कि लोग अच्छी तरह से डिलीवर कर सके, आवाम के लिए अच्छे साबित हो सके। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, तालीम की अहमियत क्या है, इससे तो किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। तालीम आपकी शख्सियत को किस तरह से निखार सकती है, इससे भी किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। दो वाज़ेह शख्सियात के लोग आपके सामने मौजूद हैं, एक तालीम याफ्ता और एक अनपढ़। दोनों की शख्सियत में किस कदर डिफरेंस है, इसका अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज का दिन मनाने का मकसद क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि तालीम के जो असल मानी हैं हमें वो भी मालूम है या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद होकर रह गई है, बल्कि किताबों भी क्या, अब तो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, तालीम का असल मकसद ये समझा जा रहा है। सेकेंडली, क्या तालीम सिर्फ बड़े बड़े महंगे तालीमी इदारों, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से ही हासिल की जा सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ जब तक कोई बड़ा स्कूल का नाम, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम आपके साथ नहीं लगता तो शायद आपको लगता है कि ये तो बंदा आला तालीम हासिल ही नहीं कर सकता, इसने तो आम से स्कूल से पढ़ा हुआ है, इसने तो आम से यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। सो बड़े स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर सब चीज़ें आपके सामने हैं। तालीम का जो असल मकसद है हम वहाँ तक पहुँच भी पा रहे हैं या नहीं? तालीम के साथ साथ तरबियत कितनी ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है?
ख़ास तौर पर ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना कितना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। वीसी होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चले? मैं ठीक, बिल्कुल, थैंक यू। बीइंग अ वुमेन क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि एक औरत के लिए तालीम जितनी ज़रूरी है, ऑब्वियसली तालीम तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन औरत के ऊपर डबल ट्रिपल जिम्मेदारियां हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? देखिए, आज के दिन के हवाले से और आपके सवाल के हवाले से, देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तालीम तो दोनों जेंडर के लिए ज़रूरी है। औरतों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि औरतों ने या ख़वातीन ने आगे जो फैमिली रेज़ करनी है, उनकी भी ज़िम्मेदारी उन पर है। तो अगर एक माँ बेहतर तालीम याफ्ता और तरबियत अच्छी वाली है, तो वो उसके बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एक मजमूई तौर पर मैं ये कहूँगी कि एक समाज, एक खूबसूरत समाज क्रिएट करने में और एक अखलाक याफ्ता समाज क्रिएट करने में ख़वातीन की तालीम फ़र्दर ऐड करती हैं। इसमें मैं अंडरमाइन नहीं करूँगी कि एक बाप का किरदार भी होता है। तो हमें थोड़ा सा उतना बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि ऐसे बहुत से हमारे सामने केसेस भी आते हैं कि जहाँ पर जो वालिद हैं वो कोई मुनासिब बिहेवियर उनका नहीं है, या अगर एजुकेशन नहीं है या उनको नहीं पता है, तो वो भी डिलीवर नहीं कर सकते। तो लेकिन ऑब्वियसली माँ के साथ चूँकि बच्चे की ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उन पर और ज़्यादा फ़र्ज होता है। तो ये इस पर तो कोई बहस की या मुबाहिसे की तो कोई बात है ही नहीं कि ज़रूरी कितनी है। आई थिंक दैट इज एस्टैब्लिश फैक्ट कि ज़रूरी है। जैसे जैसे टाइम जो है वो अपने तकाजे चेंज कर रहे हैं, जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, तालीम की अहमियत उतनी ज़्यादा भी होती चली जा रही है। माशाल्लाह इतना बड़ा इदारा आप चला रही हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील होता है तालीम का जो असल मकसद है हम वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी, आप ये देखें ना कि हमारे जो थोड़े से जो परसेप्शंस या ख़यालात भी हैं या राय है तालीम के हवाले से, जनरली पर यही रही है कि तालीम ले लो ताकि नौकरी मिले, डिग्री मिल जाए। तालीम, मेरा ये ख्याल है कि वो उसका एक बाई प्रोडक्ट है। जॉब जो है ठीक है, या मेजर भी कह लें, ज़ाहिर हम तालीम लेते हैं कि हम अपना करियर शुरू कर सकें, नो डाउट, बहुत लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी होलिस्टिक या मजमूई तौर पर शख्सियत साजी नहीं होती, तो फिर वो जो रस्मी तालीम जिसे हम कहते हैं, जो हम इदारों से हासिल करते हैं, कागज़ का टुकड़ा, वो भी मैं इस तरह से भी उसको अंडरमाइन नहीं करूँगी कि कागज़ का टुकड़ा है। हमें ये भी हम नहीं कहेंगे, ज़ाहिर है उसके लिए ही हम इतने रिसोर्सेज भी लगाते हैं, बच्चे टाइम लगाते हैं, असातिज़ा लगाते हैं। असल में बात ये सोचने की है कि उसकी वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी जहाँ इदारों पर है, असातिज़ा पर है, वहीं हमारे उन बच्चों पर भी है जो कि उस मकसद के लिए स्कूलों में जाते हैं या यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। लेकिन अगर वो ख़ुद भी उस मकसद से हट के, देखिए हर किसी के साथ तो आप कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी नहीं बिठा सकते ना। तो आपके हॉस्टल्स होते हैं, वेन्यूज़ होते हैं, स्टाफ होता है। तो अगर ये जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ स्टेटस वो देख के कि ये ड्रग्स वगैरह और जो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो सोशल मीडिया पे हम वाक़यात देख रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल किस तरह तबाही की तरफ जा रही है। हमें लगता है हम बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़ी बड़ी नामवर यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बस जी अब तो हमारा बच्चा बड़ा लायक हो जाए। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक पेरेंट्स में भी, माजरत के साथ, और बच्चों में भी वो जो एक एहसास बर्तरी है ना, वो भी उनको कोई थोड़ा चैन नहीं लेने देता। तो वो एक अपनी एक्साइटमेंट में या अपनी उस एहसास को कि वी आर डिफरेंट एंड वी आर अपर क्लास, तो वो एक लिबर्टी लेते हैं कि हमें कौन कोई कुछ कह सकता है। या हमारा इवन पेरेंट्स भी तरबियत पर कम कि ठीक है हमने फीसें दे दी हैं, बच्चे जा रहे हैं स्कूल से जो पढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है। टाइम के स्टूडेंट टीचर में एक वो डर, खौफ, अदब, लिहाज होता था, नहीं है अब, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि बस जो उन्होंने कह दिया है कि बस वही अक्ले कुल हैं। हाँ, यहाँ पर भी मैं कहती हूँ कि ना डरें, ना खौफ रखें, लेकिन रिस्पेक्ट जो है ना वो असातिज़ा की भी और अपने दूसरे जो उनके एडल्ट्स हैं, पेरेंट्स की भी, वो रहनी चाहिए। हमें भी उनकी जो राय है उसको वैल्यू करना चाहिए। तो राय का इजहार करने का उन्हें तरीका सिखाने की ज़रूरत है कि वो कब वो एक इल मैनर्ड की तरफ या बदतमीज़ी की तरफ जा रहा है
बात कहें ज़रूर अपनी, लेकिन एक अच्छे बेहतर अंदाज में करें तो वो सुनी भी जाती है। व्हाट डू यू थिंक कि हम अगर आला तालीम की बात कर रहे हैं तो वो आपको तालीम सिर्फ एक नामवर यूनिवर्सिटी में ही मिल सकती है, एक नामवर बड़े स्कूल में ही मिल सकती है, कि तालीम का असल मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए? देखिए, ये कोई इसको मैं अपनी ज़ाती राय में मैं इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देखिए, तालीम जो स्टूडेंट है या तालिब इल्म है उस तक बराह रास्त ट्रांसमिट होती है एक उस्ताद से। वो उस्तादा आपको गांव के किसी स्कूल में भी मिल जाएंगे और वो अच्छे ना उस्तादा आपको किसी बहुत अच्छी हो सकता है स्कूल में और यूनिवर्सिटी में भी ना मिले। तो फैकल्टी या उस्ताद का बहुत बुनियादी रोल है। फिर इदारे का रोल ये है कि वो मौक़े और वो सहूलियात और वो सारा फराहम करे जिससे वो माहौल अच्छा बने। एग्जैक्टली। तो इसलिए मेरा ये रीढ़ की हड्डी आप समझ लें कि एक लिए आम सब भी पढ़े हैं, हमें भी अंदाज़ा है कि उसमें दूसरा फिर स्टूडेंट्स का अपना क्या कितनी कमिटमेंट है कि क्या सारे ही बच्चे लम्स के पढ़े हुए बहुत आगे दुनिया उन्होंने फ़तह कर ली है, या सारे ही बच्चे सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वो कुछ नहीं कर सके, ऐसा नहीं है। इदारा एक हद तक अपनी जिम्मेदारी लेता है, उसके बाद हर शख्स की एक अपनी तगोदो है ड्यूरिंग द स्टडीज़, उस दौरान जब वो यूनिवर्सिटी या स्कूल में रहा है और उसके बाद वो अपने आप को कैसे लेके चलते हैं, उसका बहुत असर होता है उनकी ग्रोथ पे, उनके कैरियर डेवलपमेंट पे। अभी मैं आपको बताऊं, ये स्टैटिस्टिक्स में कुछ देख रही थी, हम तो ऊपर की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अभी भी जब हम ये देखें, तालीम दो तरह से होती है, रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। रस्मी तालीम वही है जो हम इदारों की बात कर रहे हैं। तो हम अगर उस हवाले से देखें तो हमारे अभी भी 23% बच्चे प्राइमरी स्कूल तक नहीं पहुंच पाए और ये रेशो हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो और ये हमें यानी ये श्रीलंका और आप इंडिया और बांग्लादेश वो बहुत पीछे हैं इस सबसे, हम उन सब से पीछे हैं, वो बहुत आगे है। वन थिंग। सेकंड ये है कि आप जो गैर रस्मी तालीम मैं कहती हूँ जिसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं, तो गैर रस्मी तालीम की ज़िम्मेदारी हर फर्द की अपनी है कि उसका रवैया क्या है इल्म को हासिल करने की तरफ। तो अमूमन हम समझते हैं कि डिग्री ले ली है बस सारा इल्म हासिल कर लिया, ऐसा नहीं है। वो जो कहते हैं ना क्या माँ की गोद से कब्र तक, तो जो मैं आपको बताऊं, जो लोग आपको कामयाब नज़र आएंगे ना, वो वही होंगे जो अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, जो सीखते रहते हैं। अगर आप सीखने आप बंद कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। सो एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस। हाँ, हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो ये है कि जो जिम्मेदारी समाज की है, हुकूमतों की है, कि कम अज़ कम जो बुनियादी तालीम है उस तक तो रसाई सबकी होनी चाहिए ना, इक्वल। तो जब तक हम वो रसाई तालीम की नहीं देते हैं तब तक हम एक जिसे कहते हैं पुरअमन और तरक्की याफ्ता समाज की शक्ल नहीं देख सकते। ममालिक की मिसालें तो हम बहुत देते हैं, तो उन्होंने क्या प्रोटोकॉल सेट किए, आपको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तालीम को आम करना होगा, तालीम को आसान करना होगा। हमारे यहाँ हम देखते हैं हर रोज़ फीसें बढ़ा दी गई, हर रोज़ नई नई चीज़ें ऐड कर दी गई, तो फिर हम तालीम के दरवाजे तो खुद बंद कर रहे हैं ना। देखिए, बात ये है कि जब अगर एक इसको ओन नहीं किया जाता कि ये इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है इंसानी ज़राए पर, हम इसको समझते हैं चलो थोड़ा सा ये ज़रूरी है कर दें, तो अब इदारों ने भी चलना है, वो भी क्या करें। ठीक, पेरेंट्स भी उतनी फीसें नहीं दे सकते, इदारे भी नहीं चल सकते, तो इसीलिए हुकूमत का रोल इसमें आता है। और जो आपकी दूसरी समाजी इदारे हैं या कुछ कह लें, ये हमें ना मिलजुल कर इस कश्ती को चलाने की ज़रूरत है ताकि उसकी जो गुडनेस जिसे हम कहते हैं या उसका जो रिवॉर्ड है वो भी वापस सोसाइटी ही के पास आता है। लेकिन ये एक स्लो टर्म इन्वेस्टमेंट है और हम चूँकि बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल में हुकूमतें भी रहती हैं तो उनको भी यही होता है कि एक टेंजिबल जिसे कहते हैं ना मरई और गैर मरई, तो हम भी टेंजिबल ज़्यादा काम करें और ये इस पे पैसा लगाना जो है ना वो तो अभी आप बजट भी देखें ना, हमारा 10% बजट है जो इसेंशियल सर्विसेज का है और उसमें से 2% बजट है जो यूनेस्को के ऊपर जो डाटा गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है पिछले साल का भी। 2% में हम तालीम दे रहे हैं अपने 22 करोड़ में से, चले जितने भी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और हायर एजुकेशन पे जाने वाले हैं। तो हर तरफ यही एक आलम है कि उसकी हम बातें बहुत करते हैं
लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारा इनफरादी सतह से लेके समाजी और हुकूमती सतह तक बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसा रवैया। आपके इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था। इस वक्त पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल ये मेरा जो मैंने कुछ स्टैट्स देखे थे, अभी अगर मैं गलत है, कोई ऑलमोस्ट 60% जो लोग हैं ना उनके पास स्मार्टफोन्स हैं। आप भी देखती हैं कि कैसे कैसे वो टिकटॉक, मैं हैरान हो गई हूँ, मैंने नहीं यूज़ करती थी कि देहातों से इधर से उधर से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं ना टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो मैं जो गैर रस्मी तालीम की बात कर रही हूँ, उसी डिवाइस को यूज़ करते हुए अगर हमने कम अज़ कम कोई बुनियादी तालीम के ही दरवाज़ा खोला हो, तो ये जो आपकी इतनी पॉपुलेशन है वो उस डिवाइस को यूज़ करते हुए आपकी दुनिया आपकी हथेली पर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल, तो वो बहुत कुछ सीख सकते आपने हैं। सिखाना ये है कि आपने उसको राइट ट्रैक पे कैसे लेके चल रहे हैं, आपने उसको पॉजिटिव यूज कैसे तो करना वो है। भी करें, मैं मना नहीं कर रही, ठीक है, दैट इज़ फॉर फन एंटरटेनमेंट, लेकिन उसके साथ अगर थोड़ा सा टाइम डेली कुछ ना कुछ अपनी एजुकेशन पे, लर्निंग पे लगाएं, तो बिलीव मी वो थोड़ा थोड़ा कि 15 मिनट भी अगर आप कोई चीज़ देख रहे थे, मैं अभी तक देखती रहती हूँ एंड आई एंजॉय। अगर आपको आदत हो जाती है ना, तो लर्निंग गिव्स यू प्लेजर। हमें ये जो लगता है ना कि एंटरटेनमेंट से ही सिर्फ होता है, व्हेन आपका माइंड एकदम अच्छा, दिस आई डिडंट नो, वाओ, तो ये एटीट्यूड जब आप डेवलप करते हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रस्मी के साथ साथ, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ जो सेल्फ एजुकेशन है ना और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उसका हमें एक एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हम लोग तालीम के साथ साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को ऐसे मौके नहीं देते। रिसर्च को आम करने की बहुत ज़रूरत है। रिसर्च से तो सभी लोग भागते हैं, क्यों? देखिए रिसर्च क्या है, नॉवेल्टी, सब इनोवेशन, कोई जिद्दत लेकर आए जो पहले से मौजूद नॉलेज, इल्म है। और पिछली सदियों से हम देखें तो इल्म भी एक इमारत की तरह से ना, ब्रिक बाय ब्रिक, वो गूगल का भी आता है कि स्टैंडिंग ऑन अदर जाइंट शोल्डर्स, कि जितना नॉलेज ऑलरेडी है हम उसके ऊपर खड़े होकर फर्दर उसको देख रहे हैं। तो ये अब हर शायद माइंड, जहन जो है वो उस तरफ नहीं होता, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं उनको भी प्रॉपर गाइडेंस और रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट मुयसर नहीं है। एग्जैक्टली, नो डाउट, एग्री। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, पूरी दुनिया जदीद तालीम की तरफ जा रही है और तमाम चीज़ें वो बुक से तो आगे निकल के कोविड के बाद से हर चीज़ ही तब्दील हो चुकी है, हम अभी भी पीछे हैं, क्यों? इसके कितने सारे जवाब हैं, मैं क्या जवाब दूँ। जो तो पहले हम कुछ डिस्कशन कर चुके हैं वो उसका भी उसमें रोल है। तरजीहात मैं बार बार कहूँगी, फ़र्द से लेकर समाज की भी और हमारे लीडरान की भी, माजरत के साथ तरजीहात वो हैं जो जिसे कहते हैं ना, सौदा बिक क्या रहा है। तो हमें चूँकि अभी तालीम और उसका लार्जर इम्पैक्ट जिसे कहते हैं ना हम, उसकी वैल्यू का शायद सही मानों में एहसास नहीं है। जब होगा तो हमारी जो पॉलिसीज़ है ना वो भी चेंज हो जाएंगी और एक्शन प्लान्स भी चेंज। नो डाउट, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। क्या मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि देखिए 75 साल हमने गुजार लिए इसको उतनी इम्पोर्टेंस ना दे के, अब हम उसके नताइज भी भुगत रहे हैं ना, तो प्लीज़ तालीम को कहीं प्रायोरिटी पर लेकर आएँ। रस्मी तालीम को भी, जो हुकूमत का रोल है, जो समाजी इदारों का रोल है, और जो अफराद जो भी उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल्स या हर फर्द को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी जिम्मेदारियाँ दूसरों की नहीं हैं, हमारी अपनी भी हैं। तो हमें अगर जिन अफराद को मौका मिल रहा है, जो यूनिवर्सिटियों में अभी मैंने बच्चियाँ हमारी नई जो स्टूडेंट्स आए, मैंने कहा कि आप कितनी एक थिन परसेंटेज है जो पाकिस्तान की अगर सारी खवातीन की रेशो निकाला जाए, जिनको जो खुशकिस्मत हैं जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, बिल्कुल, तो अब क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपनी पूरी तगोदौ के साथ साबित करेंगे यू डिजर्व दैट। सिर्फ टाइम ना गुजारें कि डिग्री मिले, इस अरसे को पूरे तरीके से लर्न करने के लिए यूज़ करें। देखें ये 4 साल है फॉर्मल एजुकेशन के ऑलमोस्ट आपकी लाइफ में आखिरी, तो इसका मैक्सिमम जितना आप इससे हासिल कर सकते हैं इस दौरान, वो अगर आप करते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट और होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्लेयर मीटिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
अच्छा जी, तो आज मौसम कैसा रहेगा और सूरत हाल क्या रहेगी जी? सर्दी की शिद्दत वैसे कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों से बेहतर हो रही है। सो आज का मौसम कैसा रहेगा वो जान लेते हैं हम कोमल से। ओवर टू यू कोमल। जी बिल्कुल अना, लाहौर शहर का मौसम तब्दीलियां दिखाने के लिए जो है वो तैयार है। सूरज और बादलों के दरमियान अंकमचली का सिलसिला जारी भी है और महकमा मौसमियात ने मजीद अंकमचली का सिलसिला जारी रहने के हवाले से इम्कानात भी जाहिर करने के साथ साथ ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में तकरीबन 1 से 2 दिन में हम देखेंगे कि दर्जा हरारत जो है तकरीबन 5 से 6 डिग्री भी रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत में अब आहिस्ता आहिस्ता से इजाफा देखा जा रहा था। महकमा मौसमियात ने 25 जनवरी तक जो है वो लाहौर शहर में बारिश बरसने के हवाले से भी इम्कानात जो है वो जाहिर किए हैं, क्योंकि एक सिस्टम जो है वो लाहौर शहर में दाखिल हुआ है जो कि लाहौर शहर को भिगाने में अपना किरदार निभा सकता है, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। मौसम की तब्दीलियाँ जो है वो शहरी काफ़ी इंजॉय भी करते हुए नज़र आ रही हैं। बारिशों के हवाले से भी आज भी तकरीबन 5 से 8% इम्कानात जो है वो महकमा मौसमियात ने जाहिर किए हैं। बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो ताहाल शहर लाहौर पर पूरी तरीके से असरअंदाज हो रही है और जिसकी वजह से लाहौर के बासियों की सेहत पर भी काफ़ी मनफी असरात देखने में नज़र आ रही हैं। लिहाजा शहरियों को ताकीद की जा रही है कि आज भी जैसे कि 166 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर तीसरे नंबर पर देखा गया है, तो शहरियों को जो है अपनी हिफाजत ज़रूर करनी है। और इसके साथ साथ बारिशों के हवाले से भी इम्कानात जो है वो महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है शहरियों को। थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें खुशखबरी वाकई सुना दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिनकी बर्थडे वो थोड़ा सा वेट कर ले, मेरे पास लिस्ट तो पड़ी है लेकिन हमने ब्रेक के बाद आके वापस उनको विश करना है। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।